हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम सुन रहे हैं कहानी सीक्रेट घर जमाई पति और आज का एपिसोड है 22। ओलिविया वहां घर पर पहुंच चुकी थी और सामने अब अभय रायचंद भी आ चुका था। लेकिन अभय ने जब उसकी ओलिविया की बात सुनी तो उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसने काव्या और उस बच्चे का नाम मुंह से सुनते ही अभय रायचंद के अंदर का वो शैतान अभी तक खामोश था। एक प्रलयंकारी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। अभय ने अपने दांत पीस कर कहा, तूने मेरी काव्या का नाम लेने की जरूरत की। आज मैं तेरे शरीर की एक एक हड्डी को कितनी बार तोड़ूंगा कि मौत भी तुझे अपने पास जाने से घिनघिनाएगी। उसकी गर्दन की नसें तनकर बाहर आ गई। तभी ओलिविया ने एक वहशी दहाड़ मारकर कहा, तो फिर आ जाओ छोटे मालिक। ये कहकर वो किसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से अभय की तरफ दौड़ पड़ी। आगे वह भी अपनी जगह से एक इंच नहीं हिला। वो एक चट्टान की तरह वहीं खड़ा रहा। जैसे ही ओलिविया अभय के करीब पहुंची, उसने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई और अभय के सिर को निशाना बनाकर राउंड हाउस किक मारी। ओलिविया की किक रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा के कटने की सुई की आवाज आई। लेकिन अभय कोई सिकंदर या आम कमांडो नहीं था। अभय ने सिर्फ अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और ओलिविया के उस जानलेवा किक को अपने फोर आर्म से ब्लॉक कर दिया। ओलिविया का पैर अभय के हाथ से टकराया। वो टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऐसा लगा जैसे कोई लोहे का पाइप किसी पत्थर से टकराया हो। ओलिविया को अपने पैर की हड्डी में एक भयंकर झंझनाहट महसूस हुई। ओलिविया अंदर ही अंदर हैरान रह गई। उसने चौंक कर कहा, ये ये इंसान है या फौलाद की कोई दीवार? उसने जितने भी आदमियों से आज तक लड़ाई की थी वो सब के सब इस किक के सामने गिर जाते थे। लेकिन अभय एकदम पीछे नहीं हटा था। इससे पहले कि ओलिविया अपना पैर वापस खींच पाती, अभय का दायां हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा। अभय ने सिस्टमा का इस्तेमाल किया। उसने ओलिविया के उसी प्यार को अपनी बगल में जकड़ लिया और अपने दाहिने मुक्के को ओलिविया के सीने पर पूरी वहशी ताकत से मारा, जिससे एक भयंकर आवाज आई। ओलिविया की एक पसली चटक गई। ओलिविया दर्द से चीख पड़ी। उसके मुंह से खून की एक हल्की सी धार निकलकर उसके होठों पर आ गई। लेकिन अभय ने उसे वही नहीं छोड़ा। उसने ओलिविया की गर्दन को पकड़ा और उसे हवा में घुमाकर पूरी ताकत से जमीन पर मारा, जिससे लॉन की मिट्टी उड़ गई। तभी अभय ने दहाड़ कर कहा, यह तेरे उस फरेब की सजा है जो तूने मेरी काव्या के साथ किया। अभय ने दहाड़ कर ओलिविया की छाती पर अपना बूट रखना चाहा, लेकिन ओलिविया का एंडोरेंस किसी दानव से कम नहीं था। पसलियां टूटने के बावजूद उसकी एनर्जी में कोई कमी नहीं आई थी। उसने जमीन पर लेटे लेटे जिस्सू का एक बचाव वाला गार्ड बनाया। उसने अपने दोनों पैरों को अभय की कमर के चारों तरफ लपेट लिया और अभय को अपनी तरफ खींचकर जमीन पर गिरा लिया। अब लड़ाई जमीन पर आ चुकी थी। ओलिविया ने अभय के गले में अपने दोनों हाथ डाले और एक भयंकर ट्रायंगल चोक कर लिए। वो अपनी जांघों और हाथों को पूरी ताकत से अभय के गले की नसों को दबा रही थी। उसका मकसद अभय के दिमाग में खून की सप्लाई को रोकना था। ओलिविया पागलों की तरह चीख रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, मर जा कुत्ते, मर जा। उसकी आंखें खौफनाक तरीके से फैल चुकी थी। वहीं उसके इस तरह से गले के नसों को दबाने से अभय का चेहरा लाल पड़ने लगा था। उसकी सांसें रुकने लगी। लेकिन अभय ने हार नहीं मानी। अभय ने अपने दोनों हाथों को ओलिविया की कमर पर रखा। उसने अपनी कमर तक अपने पैरों को फौलादी ताकत लगाई, जिसे देखकर ओलिविया की आंखें फटी की फटी रह गई। अभय उस 65 किलो की ओलिविया को अपने गले में लटकाए हुए जमीन से सीधा अपने पैरों से खड़ा हो गया। अभय ने गले में फंदा होने के बावजूद भी एक खुरदरी आवाज में कहा, तुम एक डायन हो सकती हो, लेकिन मैं यमराज हूं। अभय ने ओलिविया को अपने गले से लटकाए हुए फार्म हाउस के उस भारी और ठोस मार्बल के पिलर की तरफ दौड़ा। उसने अपने शरीर को पीछे की तरफ घुमाया और ओलिविया की पीठ को पूरी वहशी ताकत से उस मार्बल के पिलर पर दे मारा, जिससे वो मार्बल का पिलर उस भयंकर टक्कर से चटक गया। ओलिविया की रीढ़ की हड्डी में एक ऐसा रूह कपा देने वाला दर्द उठा कि उसके हाथों की पकड़ अभय के गले से अपने आप छूट गई। ओलिविया खांसते हुए और खून थूक कर जमीन पर गिर पड़ी। अभय की सांसें धोखनी की तरह चल रही थी। वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। उसके सीने के टांके जो अभी तक रिस रहे थे वो पूरी तरह से खुल चुके थे। अभय ने नंगे सीने पर अपना ही खून एक लाल नदी की तरह बहने लगा था। लेकिन अभय को उस दर्द का एहसास नहीं था। उसे सिर्फ काव्या के वो आंसू याद आ रहे थे। ओलिविया ने जमीन से थोड़ा सा सिर उठाया। उसने अभय के सीने को बहते हुए खून को देखा। ओलिविया ने एक दर्दनाक शातिर हंसी हंस कर कहा,
हाँ, तुम्हारे टांके खुल गए अब है, तुम्हारे अंदर से खून बह रहा है, तुम्हारी ताकत कम हो रही है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। तभी आगे से अभय ने अपने खून से सने सीने पर हाथ फेर कर एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, मेरी ताकत मेरा खून नहीं है मिसेस कुपैटो, मेरी ताकत मेरी काव्य है, जो अब वो मेरे साथ है, मैं मौत को भी हरा सकता हूँ। ओलिविया ने अपनी पूरी जान लगाई और एक बार फिर खड़ी हो गई। उसने समझ लिया कि वो इस दरिंदे को सीधे हाथ की लड़ाई में नहीं हरा सकती। उसने अपनी जांग पर बंधे होल्स्टर्स में एक बड़े ही धारदार घुमावदार कर्माबिट नाइफ निकाल लिया, और ये खंजर कसाई के हथियार से भी ज्यादा खतरनाक होता, जो मांस को फाड़ने के लिए बना था। ओलिविया ने वो खंजर हवा में लहरा कर कहा, अब मैं तुम्हें काट काट कर मरूंगी अभय। ये कहकर वो अभय पर टूट पड़ी। उसने अभय के सीने और चेहरे को निशाना बनाकर खंजर को ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिया। खंजर की धार हवा को चीरती हुई चल रही थी। अभय बड़ी फुर्ती से उन हमलों को चकमा दे रहा था, लेकिन एक सेकंड की चूक हुई और ओलिविया को खंजर अभय के बाएं कंधे की चमड़ी को गहराई तक चीरता हुआ निकल गया, जिसकी वजह से खून की एक तेज धार अभय के कंधे पर फूट पड़ी। वहीं ओलिविया ने खून देखकर जीत की हंसी हंसी, लेकिन ओलिविया की वो हंसी उसकी जिंदगी की आखिरी हंसी साबित होने वाली थी। कंधे पर लगे उस वार ने अभय के अंदर उस आखिरी सब्र को तोड़कर रख दिया था। अभय का वो डिफेंसिव मोड अब पूरी तरह से अटैक मोड में आ चुका था, और जैसे ही ओलिविया ने खंजर से अभय के पेट का दूसरा वार करना चाहा, अभय ने क्राव मार्गा के सबसे घातक और क्रूर मूव का इस्तेमाल किया। उसने अपने दाहिने हाथ से ओलिविया की उस खंजर वाली कलाई को हवा में ही लपक लिया। उसकी पकड़ किसी लोहे के शिकंजे से ज्यादा मजबूत थी। ओलिविया ने खंजर छुड़ाने की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अभय का हाथ टस से मस नहीं हुआ। अभय ने ओलिविया की आंखों में साक्षात मौत बनकर घूर कर कहा, बहुत खेल लिया तुमने खंजर से। यह कहकर अभय ने ओलिविया के कलाई को उसी की तरफ मुड़ा और अपने बाएं हाथ की कोहनी को ओलिविया के जबड़े और नाक पर इतनी वहशी प्रलयंकारी ताकत से मारा कि ओलिविया की नाक की हड्डी चकनाचूर हो गई। उसके चेहरे पर हड्डियां टूट गई और वो बेजान गुड़िया की तरह हवा में पीछे की तरफ उड़ी और 10 फीट दूर जाकर लॉन की मिट्टी पर औंधे मुंह जा गिरी। उसके हाथ में खंजर छूट चुका था। उसका चेहरा पूरी तरह से खून में नहा चुका था। ओलिविया का वो करुणाई घमंड, वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, सब कुछ अभय रायचंद के इस फौलादी वहशी ताकत के आगे चकनाचूर हो चुका था। वो जमीन पर रेंगने की कोशिश कर रही थी। उसका टूटा शरीर बड़ा ही गलत गलत तरीके से फैल चुका था। अब उसके अंदर उठने की कोई ताकत भी नहीं बची थी। अभय रायचंद धीरे धीरे अपने भारी कदमों से चलता हुआ ओलिविया के पास आया। अभय का पूरा शरीर खून, पसीने और मिट्टी से सना हुआ था। वो हाँफ रहा था। यह लड़ाई बहुत ही भयंकर थी। अभय को अपनी पूरी जान लगानी पड़ती थी और इस लड़ाई डायन को काबू करने में। लेकिन आज एक पति ने अपनी पत्नी के आंसुओं का हिसाब ले लिया था। अभय ने ओलिविया के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा और उसे जमीन पर घसीट कर ऊपर उठाया। ओलिविया दर्द से कराह रही थी। उसकी वो खूंखार आंखें अब खौफ से भर चुकी थी। ओलिविया ने खून थूक कर कहा, तुम मुझे मुझे नहीं मार सकते। मेरा सिंडिकेट तुम्हें ढूंढ निकालेगा। अभय ने एक खौफनाक और सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारा सिंडिकेट तुम्हारे सामने उसी नर्क में सड़ेगा जहां मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं। तभी सिकंदर, जो अब दर्द से कराह रहा था, वो लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और पाशा और बाकी कमांडोज भी होश में आ रहे थे। सिकंदर ने अपना खून से सना मुंह पोंछ कर कहा, छोटे मालिक, ये डायन, ये मरनी चाहिए। उसकी यह बात सुनकर आगे से अभय ने ओलिविया के बालों को पकड़कर घसीट कर कहा, मौत तो बहुत आसान है सिकंदर, इसे उस ब्लैक होल में लेकर चलो। रशियन कुत्तों के पिंजरों के ठीक बगल वाले पिंजरे में इसे लटका दो। आज से इसकी हर एक सांस मौत की भीख मांगेगी। यह कहकर अभय ने खुद उस बेसुध और टूटी हुई ओलिविया को जमीन से घसीटना शुरू किया। लॉन के घास पर ओलिविया के खून पर एक लंबी लकीर बन गई थी। अभय उसे घसीटकर हवेली के पिछले हिस्से के उस सीक्रेट कार्गो लिफ्ट तक ले गया। लिफ्ट का दरवाजा खुला और अभय ने ओलिविया को कचरे के बोरे में लिफ्ट के अंदर पटक दिया। लिफ्ट तेजी से नीचे की तरफ पाताल के उस ब्लैक होल की तरफ जाने लगी। लिफ्ट का दरवाजा जब नीचे की जाकर खुला तो अंदर का नजारा किसी भी इंसान का दिल दहला देने के लिए काफी था। वो अंधेरे, सीलन भरे और बदबूदार कमरा, छत से टपकता पानी, बीच कमरे में लटकते वो 3 भारी लोहे के पिंजरे। उन पिंजरों में रशियन भ्रातवा का भगवान अलेक्जेंडर सोलोनिक, उसकी पत्नी नैना और जंजीरों में जकड़ा हुआ आदमखोर डैनियल सोलोनिक जानवर की तरह बैठे हुए थे।
वो भूख, प्यास और दर्द से तड़प रहे थे। उनका शरीर पूरी तरह से गलने लगा था। जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुला, अलेक्जेंडर सोलोनिक ने अपनी सूजी हुई आंखें खोली। अभय रायचंद उस खून से लथपथ ओलिविया कुपैटो को बालों से घसीट कर अंदर लाया और जब सोलोनिक ने ओलिविया का चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सोलोनिक के मुंह से कांपती और हैरत भरी आवाज निकली। उसने बड़बड़ा कर कहा, ओलिविया कुपैटो। कनाडाई माफिया और रशियन माफिया दुनिया भर में एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, लेकिन वो दो योगेश रायचंद और अभय रायचंद से निपटने के लिए एक हो गए थे। और आज अभय रायचंद ने दुनिया के उन सबसे बड़े सिंडिकेट्स के रानी राजा को एक ही नर्क में, एक ही तहखाने में चूहों की तरह बंद कर दिया था। वहीं ओलिविया ने भी अध खुली आंखों से सोलोनिक को देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने हैरत से मन ही मन सोचा, सोलोनिक ये यहाँ कैसे? अभय रायचंद ने इसे भी। ओलिविया को बचा खुचा घमंड और उम्मीद भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसे समझ आ गया कि अभय रायचंद कोई आम इंसान या डोन नहीं, वो अंडरवर्ल्ड का भगवान है जो मौत को भी अपने इशारों पर नचाता है। तभी अभय ने सिकंदर को इशारा किया। पाशा और सिकंदर ने ओलिविया को उठाया और सीधे चौथे खाली पिंजरे के अंदर धकेल दिया। पिंजरे का भाई लोहे का दरवाजा एक भयंकर आवाज के साथ बंद हुआ और सिकंदर ने उस पर मोटे ताले जड़ दिए। अब उस खौफनाक और अंधेरे कमरे में 4 पिंजरे हवा में लटक रहे थे। अभय रायचंद उन पिंजरों के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसका नंगा और खून से सना हुआ सीना ऊपर नीचे हो रहा था। उसने अपनी उन प्रलयंकारी आंखों में सोलोनिक को देखा और फिर ओलिविया को। तभी उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, वेलकम टू माय वर्ल्ड। अभय की वो खौफनाक और गूंजती हुई आवाज उस ब्लैक होल की दीवारों से जा टकराई। उसने आगे कहा, तुम लोगों ने मेरी काव्या की तरफ आंख उठाने की जरूरत की थी ना? तुमने उसे रुलाया था। तुमने उसके दिमाग से खेलने की कोशिश की। यह कहकर अभय ने ओलिविया के पिंजरे की सलाखों को पकड़कर उसे एक खूंखार नजरों से घूर कर कहा, अब तुम लोग इसी अंधेरे में सड़ोगे। मैं तुम्हें पानी की एक बूंद बूंद के लिए तड़पाऊंगा। तुम्हारी चीखें बाहर की दुनिया तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन जब तुम्हारी वो क्राइम पार्टनर अमेलिया भी बड़ी जल्द इस 5वें पिंजरे में आकर तुम्हारे बगल में लटकेगी, तब तुम्हारा ये नर्क पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगा। यह कहकर अभय मुड़ा और लिफ्ट की तरफ चला गया। पीछे सिर्फ रशियन कनाडाई दरिंदों की सिसकियां, उनका दर्द और अभय रायचंद का वो खौफनाक साया रह गया था। अरावली की उन घनी सुनसान और घुप्प अंधेरी पहाड़ियों के बीच का रात का सन्नाटा और किसी कफन की तरह बिछा हुआ था। सर्द हवाएं पेड़ों की टहनियों के बीच से गुजरते हुए एक खौफनाक और मनहूस सरसराहट पैदा कर रही थी, जैसे अनगिनत रूहें एक साथ फुसफुसा रही हों। इसी वीराने में रायचंद एम्पायर के उस अभेद्य और किलेनुमा फार्म हाउस से ठीक 800 मीटर दूरी पर स्थित एक पुराने वीरान और आधी बनी पानी की टंकी की छत पर मौत अपना स्कोप ताने खामोशी से लेटी हुई थी। ये अमेलिया कुपैटो थी, कनाडाई माफिया की सबसे खूंखार, अचूक और ठंडे दिमाग वाली शार्प शूटर। अमेलिया ने अपने शरीर पर गहरे लाल काले रंग के कैमोफ्लेज सूट पहना था और वो उसे रात के अंधेरे में कंक्रीट की उस सलेटी रंग में पूरी तरह से विलीन कर रहा था। उसके हाथों में दुनिया की सबसे खतरनाक स्नाइपर राइफल में से एक 200 इंटरवेंशंस मजबूती से जकड़ी हुई थी। राइफल की लंबी और ठंडी नली फार्म हाउस के मेन लॉन की तरफ बिल्कुल सटीक निशाने पर टिकी थी। अमेलिया की नीली बर्फ जैसी ठंडी और कसाई जैसी आंखें राइफल के उस हाई टेक इंफ्रारेड और थर्मल इमेजिंग स्कोप के पार झांक रही थी। अमेलिया की सांसें इतनी धीमी और नियंत्रित थी कि अगर कोई उसके बगल में खड़ा भी होता तो उसे अमेलिया के जिंदा होने का एहसास तक नहीं होता। एक बेहतरीन स्नाइपर की सबसे बड़ी ताकत उसकी बंदूक नहीं, बल्कि उसका धैर्य और उसके दिल की धड़कनों पर उसका काबू होता है। अमेलिया पिछले कई घंटों से इसी कंक्रीट की छत पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। उसे अभय रायचंद के ऑफिस से वो इमरजेंसी मीटिंग वाला संदेश मिल चुका था, लेकिन अमेलिया कोई बेवकूफ मोहरा नहीं थी जो बुलावे पर अंधी होकर चली जाए। उसका जासूसी दिमाग और कनाई माफिया का तजुर्बा उसे चीख चीख कर बता रहा था कि आधी रात को जब कंपनी के शेयर क्रैश हो रहे हैं, तब कोई भी सीईओ मालिक अपने गुप्त फार्म हाउस पर मीटिंग नहीं बुलाता। ये एक जाल था और अमेलिया को इस बात का अच्छी तरह समझ थी। इसलिए वो फार्म हाउस के अंदर जाने के बजाय इस ऊंचाई पर बैठकर फार्म हाउस की हर एक हरकत और हर एक हलचल को थर्मल स्कोप के जरिए स्कैन कर रही थी। स्कोप के हरे और लाल रंग के डिजिटल विजन में अमेलिया ने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा, जिसने उसके अंदर के करुणाई गुरूर को एक भयंकर झटके के साथ तोड़ दिया था।
अमेलिया ने स्कोप का क्रॉस हेयर सीधे उस लॉन के बीचों बीच टिका था जब कुछ पहले मौत का वो नंगा नाच वहां हुआ था। उसने देखा कि कैसे उसकी भाभी ओलिविया कोपेटो द जेंट्रेस विडो उसकी पूरी तैयारी और खौफनाक मार्शल आर्ट के साथ उस लॉन में दाखिल हुई थी। अमेलिया ने स्कोप के जरिए उन 20 कमांडोज की हीट सिग्नेचर्स को ओलिविया के इर्द गिर्द घेरा बनाते हुए देखा। अमेलिया जानती थी कि ओलिविया कितनी खतरनाक फाइटर है। उसने स्कोप में देखा कि कैसे ओलिविया ने अकेले उन कमांडोज की हड्डियों का चूरमा बना दिया। उस वक्त अमेलिया के होठों पर एक विजयी मुस्कान आई थी, लेकिन फिर स्कोप के उस डिजिटल लेंस के एक परछाई दाखिल हुई जिसकी गर्मी उस रूह कपा देने वाली वहशी लड़ाई की तरह थी। यह अभय रायचंद था। अमेलिया ने अपने सांसें रोक ली। अमेलिया की उंगली राइफल के ट्रिगर पर थी। वो चाहती थी कि उस लड़ाई के बीच में ही अभय के सिर को अपने निशाने पर उसका भेजा उड़ा दे, लेकिन अमेलिया ने गोली नहीं चलाई। वो जानती थी कि स्नाइपर की गोली की रफ्तार तेज जरूर है, लेकिन अभय जिस तरह से लगातार और बिजली की गति से मूव कर रहा था, उसमें क्लियर शॉट लेना मुमकिन नहीं था। अगर एक गोली भी मिस होती और अभय और उसकी पूरी कमांडो फोर्स अलर्ट हो जाती, कुछ ही मिनटों में वो उस पानी के टंकी के चारों तरफ घेर कर अमेलिया के चित्रे उड़ा देते। अमेलिया बस खामोशी से अपने दांत पीस कर अपनी भाभी का वो दर्दनाक हश्र देखती रही। उसने देखा कि कैसे अभय रायचंद ने उस खंजर के वार को कंधे पर झेलने के बावजूद ओलिविया की नाक की हड्डी को अपने एक वार से चकनाचूर कर दिया। स्कोप के अंदर ओलिविया का लाल और नारंगी हीट सिग्नेचर जमीन पर बेजान होकर पड़ा था। अमेलिया की मुट्ठी राइफल की ग्रिप पर इतनी कस गई कि उसके हाथों की नसें नीली पड़ गई थी। फिर उसने जो मंजर देखा, उसने उसके अंदर के बदले की ऐसी भयंकर और खामोश आग भड़का दी थी जो अब कभी भी बुझने वाली नहीं थी। अभय रायचंद ने ओलिविया के बालों को मुट्ठी में जकड़ा और उसे एक मरे हुए जानवर की तरह घसीट कर फार्म हाउस के उस पिछले हिस्से की तरफ ले गया जहां वो खुफिया कार्गो लिफ्ट मौजूद थी। अमेलिया ने स्कोप में देखा कि अभय ने ओलिविया को उस लिफ्ट में फेंका और लिफ्ट जमीन के नीचे पाताल में समा गई। अमेलिया के दिमाग में एक खौफनाक गणित सुलझने लगा। उसने मन ही मन सोचा, अंडरग्राउंड सेल तो अभय रायचंद ने सिर्फ एक घर नहीं बल्कि इस जमीन के नीचे एक पूरा टॉर्चर चैम्बर बना रखा है। उसने ओलिविया को मारा नहीं, उसने उसे कैद कर लिया। वो उसे उस तहखाने में तड़पा तड़पा कर मारेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने मेरे भाई मार्टिनो को मारा था। लोन अब खाली हो चुका था। अमेलिया के स्कोप का क्रॉस हेयर अब उस जगह पर था जहां ओलिविया का खून लाल घास पर बिखरा हुआ था। अमेलिया का पूरा शरीर गुस्से से जल रहा था। उसका भाई, उसका सिंडिकेट और अब उसकी देवरानी, सब कुछ एक साथ इंसान के हाथों बर्बाद हो चुके थे। अमेलिया का दिल कह रहा था कि वो अभी ट्रिगर दवाएं और गोलियों की बौछार कर दे, उस फार्म हाउस के हर एक कांच को चकनाचूर कर दे। वो चाहती थी कि जब अभय वापस लोन में आए तो उसके सीने के आर पार एक चेयर टेक कैलिबर की गोली उतार दे। लेकिन कनाई माफिया की खासियत उनका उबलता खून नहीं बल्कि बर्फ जैसा ठंडा और शातिर दिमाग था, और अमेलिया ने जोश से नहीं बल्कि पूरे होश और इंतहाई चालाकी से काम लिया। अमेलिया ने अपनी सांसों को वापस काबू में करके मन ही मन सोचा, अगर मैंने आज रात गोली चलाई तो मैं सिर्फ एक खरोंच दे पाऊंगी। अभय रायचंद ब्लड प्रूफ दीवार और कमांडोज की फौज के बीच सुरक्षित है। अगर मैं उसे मार भी दूं तो क्या मेरा बदला पूरा हो जाएगा? क्या मेरे भाई और ओलिविया की तड़प का इंसाफ एक पल में मौत से हो जाएगा? ये सब सोचते हुए ओलिविया की आंखें अब स्कोप से हटकर फार्म हाउस की उस ऊपरी मंजिल की खिड़की की तरफ हुई जहां मध्यम रोशनी थी। वो काव्या का बेडरूम था। अमेलिया के होठों पर एक ऐसी कयामत की खुरदरी और शैतानी मुस्कान आ गई जिसे देखकर शायद खुद मौत भी कांप उठे। अमेलिया ने अपने राइफल के सेफ्टी कैच को वापस लॉक करके एक रूह कपा देने वाली कसम खाकर खुद से कहा, नहीं अभय रायचंद, मैं तुम्हें गोली मारकर तुम्हारे दर्द को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगी। मौत तो तुम्हारे लिए एक सुकून होगी, मैं तुम्हें तोड़ूंगी। मैं तुम्हें उस मुकाम तक लेकर आऊंगी जहां तुम अपनी ही सांसों से नफरत करने लगोगे। तुमने मेरी दुनिया को बर्बाद किया है ना, अब मैं तुम्हारी दुनिया को बर्बाद करूंगी। और तुम्हारी दुनिया वो हथियार, वो कंपनी, वो कमांडोज नहीं। यह कहकर अमेलिया की नजरें उसी बेडरूम की खिड़की पर गई और उसने खुद से कहा, तुम्हारी दुनिया वो मासूम प्रेग्नेंट पत्नी काव्या है। मेरी गोली सीधे तुम्हारे उस सबसे कमजोर कड़ी पर चलेगी। मैं उस काव्या को और उसके अंदर पल रहे उस अंश को ऐसा नर्क दिखाऊंगी कि तुम अपनी आंखों के सामने उन्हें तड़पते हुआ देखोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें भीतर से मारूंगी अभय रायचंद। यह कनाडाई माफिया का द लास्ट वीडियो का तुमसे वादा है।
अमेलिया जानती थी कि फार्म हाउस के अंदर जाना आत्महत्या होगी और अभय ने ओलिविया को पकड़कर अपना जाल तो साबित कर ही दिया था। अमेलिया ने बड़ी ही खामोशी से एक बिना आवाज की उस भारी स्नाइपर राइफल को डिसेंबल किया और अपने काले रंग के हार्ड केस में पैक कर लिया। रात के सन्नाटे में एक साए की तरह पानी की टंकी की सीढ़ियों पर उतरी और जंगलों के उस अंधेरे रास्ते से होती हुई अपनी छुपी हुई गाड़ी तक पहुंचकर वहां से हमेशा के लिए गायब हो गई। उसने पीछे कोई सुराग, कोई पैर का निशान या कोई गंध नहीं छोड़ी। वो साक्षात मौत थी जो अब एक नई और ज्यादा भयानक रणनीति के साथ वापस लौटने वाली थी। फार्म हाउस के उस भारी लॉन में जहां कुछ घंटों पहले खून की नदियां बही थी, अब वहां सुबह की पहली मध्यम ठंडी किरणें उतर रही थी। आसमान का काला अब धीरे धीरे स्लेटी और नीले रंग में बदल रहा था। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई थी, लेकिन लॉन की हवा में अभी भी बारूद, पसीने और खून की वो अजीब सी गंध मौजूद थी जिसे सिकंदर के आदमी ने रात भर पानी और केमिकल से धोने की कोशिश की। लॉन के बिल्कुल बीचों बीच एक सफेद रंग के लोहे की कुर्सी पर अभय रायचंद बैठा था। उसका शरीर अभी भी उस नंगी हालात में था। रात की उस भयंकर लड़ाई और ओलिविया के खंजर के वार से उस शरीर पर कई निशान आ चुके थे। उसके बाएं कंधे पर ओलिविया के कॉम्बैट नाइफ का वो गहरा, चौड़ा और रिश्ता हुआ घाव था जिस पर अभय ने रात भर अपने एक रुमाल बांध रखा था। घाव का खून सूखकर काला पड़ चुका था, लेकिन उसमें अभी भी हल्की सी टीस और खून का रिसाव हो रहा था। उसके सीने पर वो पुराने टांके जो लड़ाई में खुल गए थे, वो भी अब सूज कर लाल हो गए थे। अभय की आंखें भारी हो रही थी। वो पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सोया। उसने अपनी वो लाल खूंखार आंखें फार्म हाउस के उस भारी लोहे के गेट की तरफ गड़ा रखी थी। वो पूरी रात उस गेट की तरफ देखता रहा था। उसे उम्मीद थी कि अमेलिया कोपेटो उस इमरजेंसी मीटिंग के झूठे बुलावे पर आएगी। अभय ने अपने दोनों हाथों से कनाडा माफिया की दोनों डायनों को एक ही रात में नर्क भेजने का जो प्लान बनाया था, उसका पहला हिस्सा तो पूरा हो गया था, लेकिन दूसरा हिस्सा अभी अधूरा था। सिकंदर जो खुद उस लड़ाई में चोटिल हुआ था, वो एक मेडिकल पैड अपनी कलाई को बांधकर अभय के पास आया। सिकंदर के चेहरे पर निराशा और एक अजीब सी घबराहट थी। सिकंदर ने अपनी भारी और रुंधी हुई आवाज में कहा, छोटे मालिक। तभी आगे से अभय ने बिना कोई अपनी नजरें गेट से हटाए गहरी सांस लेकर कहा, सुबह हो गई है सिकंदर। ये कहकर अभय की आवाज में एक सर्द सन्नाटा था। उसकी यह बात सुनकर आगे से सिकंदर ने सिर झुकाकर कहा, जी मालिक। मैंने फार्म हाउस के चारों तरफ 3 किलोमीटर के रेडियस में अपनी हंटर टीम को सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा था। हमने हाईवे के सारे सीक्रेट कैमरे भी चेक कर लिए, लेकिन अमेलिया कुपेटो की कोई भी गाड़ी या उसका कोई निशान हमारी रडार में नहीं आया। वो इस तरफ आई ही नहीं मालिक। उसकी यह बात सुनकर अभय ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके माथे पर परेशानी और गुस्से की लकीरें उभर आई थी। उसने वो शातिर एक पल में पहेली को सुलझ गया था। अभय ने अपनी कुर्सी से धीरे से खड़े होकर कहा, वो कोई बेवकूफ मोरा नहीं है सिकंदर, वो एक स्नाइपर है। और एक स्नाइपर की सबसे बड़ी खासियत होती है दूर से खतरे को भांप लेना। उसने हमारा मैसेज जरूर पढ़ा होगा, लेकिन वो फार्म हाउस के अंदर आने के बजाय यकीनन किसी ऊंची जगह से हम पर नाज नजर रख रही होगी। ये कहकर उसके कंधे के घाव में एक दर्द की लहर उठी और जिसने उसके दांत भींच कर दबा लिया। वहीं उसकी यह बात सुनकर सिकंदर की आंखों में एक सील्स फैल गई। उसने धीरे से कहा, मतलब उसने ओलिविया को हारते हुए देख लिया है। तभी आगे से अभय ने फार्म हाउस के चारों तरफ उन दूर के पहाड़ी और खाली इमारतों की तरफ एक गहरी नजर दौड़ाकर कहा, हाँ वो अंधेरे में छुपी हुई थी। उसने अपनी आंखों से देखा होगा कि मैंने उसकी भाभी को जानवरों की तरह दौड़ाया और घसीट कर ब्लैक होल में फेंक दिया। वो ये देखने के बाद वो समझ गई कि यहाँ आना मौत के मुंह में जाना है। वो बड़ी होशियार है सिकंदर। उसने जज्बात में आकर गोली भी नहीं चलाई, बल्कि वो अपने गुस्से को पीकर वहां खामोशी से निकल गई। यह एक बहुत ही खौफनाक शख्स था, एक ऐसा दुश्मन जो गुस्से में भी अपना दिमाग ठंडा रख सके। वो दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। तभी अभय ने अपनी आवाज को एक बड़ी ही खूंखार और प्रलयंकारी आदेश में बदलकर सिकंदर से कहा, सिकंदर, अमेलिया कोपेटो एक घायल नागिन की तरह है। वो जानती है कि उसका फ्रेम टूट चुका है। वो अब छुपकर नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ वार करेगी और उसका निशाना मैं नहीं, मेरी काव्या होगी। ये कहकर अभय रायचंद ने सिकंदर के कंधे पर हाथ रखकर आगे कहा, अपनी पूरी अंडरवर्ल्ड की फौज को सड़क पर उतार दो।
दिल्ली, मुंबई, हर एक एयरपोर्ट पर, हर एक रेलवे स्टेशन पर, हर एक पोर्ट और शहर के चप्पे चप्पे पर अपनी खबरी लगा दो। उस अनाया सिंह का पूरा फर्जी बैकग्राउंड हमारी मुट्ठी में है। मुझे वो औरत किसी भी कीमत पर चाहिए। अगर वो जमीन के नीचे पाताल में भी छुप जाए तो उसे खोद कर निकाल लो, लेकिन वो काव्या के 1 किलोमीटर के दायरे में नजर नहीं आनी चाहिए। उसकी ये बात सुनकर सिकंदर ने पूरे जोश और कत्ले आम के इरादे से कहा, आपका हुक्म सर आंखों पर मालिक। मैं शहर के हर एक होटल और सेफ हाउस की ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो चुड़ैल ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगी। यह कहकर सिकंदर वहां से तेजी से निकल गया, लेकिन अभय वहीं लॉन में खड़ा था। ठंडी हवा उसके नंगे और खून से सने शरीर से टकरा रही थी। अभय ने अपनी थकान को अपने गुरूर के नीचे दबा लिया। उसे पता था कि उसे अब काव्या के पास जाना है। काव्या जो अब इन सारी खूनी कहानी, इन कनाडा माफिया और उस तहखाने में बंद ओलिविया के सच से पूरी तरह अनजान थी। अभय को काव्या के सामने फिर से उस सीधा साधा प्यार करने वाला पति बनना था। उसे काव्या के हर एक स्ट्रेस और डर को दूर रखना था, ताकि उसके अजन्मे बच्चे पर कोई आंच न आ जाए। अभय ने गहरी सांस ली और हवे की मेन दरवाजे की तरफ भारी कदम बढ़ा दिए। हवेली के अंदर का माहौल बड़ा शांत था। योगेश रायचंद और नीलम मल्होत्रा अभी तक अपने कमरे में सो रहे थे। अभय सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित काव्या और उस आलीशान मास्टर बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे के पीतल के हैंडल पर हाथ रखते ही अभय को एक पल के लिए घबराहट हुई। उसने अपने शरीर की तरफ देखा। उसका पूरा शरीर मिट्टी, पसीने, खून से सना हुआ था। उसके बाएं कंधे से अभी भी खून का एक ताजा लाल कतरा रिस कर उसकी कोहनी तक आ रहा था। उसके सीने में टांके भयानक रूप से सूज चुके थे। वो जानता था कि इस हालत में अगर काव्या ने उसे देख लिया तो बुरी तरह से डर जाएगी। इसलिए अभय ने मन ही मन सोचा, मुझे वॉशरूम में जाकर पहले खुद को साफ कर लेना चाहिए। लेकिन तभी दरवाजे के अंदर से एक हल्की खटपट की आवाज आई। अभय ने सोचा कि शायद काव्या अभी गहरी नींद में होगी और वो चुपके से जाकर वॉशरूम में घुस जाएगा और अपने घाव को छुपा लेगा। अभय ने बहुत ही खामोशी और नजाकत से सुबह की वो नीली और धुंधली रोशनी जैसे ही छनकर अंदर आई, अभय ने दबे पांव से कमरे में कदम रखा। उसकी नजर सीधे किंग साइज बेड की तरफ गई, लेकिन बेड खाली था। कंबल हटा हुआ था और तकिया अस्त व्यस्त था। अभय के दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई। उसका वो रक्षक वाला रडार तुरंत एक्टिव हो गया। अभय के मुंह से एक बड़ी घबराई और खौफजदा फुसफुसाहट निकली। उसने काव्या को पुकार कर कहा, काव्या। तभी कमरे के दूसरे कोने से ड्रेसिंग टेबल के पास से एक आवाज आई, अभय। काव्या को नींद में डूबी हल्की और रेशमी आवाज गूंज गई। अभय ने तुरंत उस तरफ देखा और काव्या ने एक बहुत ही ढीला ढाला आरामदायक सिल्क का नाइट गाउन पहना था। उसके बाल खुले थे। वो ड्रेसिंग टेबल के पास पानी का एक गिलास हाथ में लिए खड़ी थी। प्रेगनेंसी की वजह से उसे रात में अक्सर प्यास लगती थी, इसलिए वो उठकर पानी पीने आई थी। काव्या ने मुड़कर अभय की तरफ देखा। सुबह की उस धुंधली रोशनी में काव्या की आंखें अब पूरी तरह से खुली नहीं थी। काव्या ने अपनी आंखें मलकर बड़े ही प्यार और मासूमियत भरे लहजे में पूछा, तुम कहाँ थे अभय? कल रात की उस प्रेगनेंसी की खबर और अभय की उस आलिया वाली कॉर्पोरेट जासूस उसे साबित करने के बाद काव्या ने दिमाग में वो डाइवर्स और शक का सारा जहर निकाल लिया था। काव्या अब वापस अपने उसी प्यार भरी दुनिया में लौट आई थी। उसने प्यारी आवाज में कहा, तुम पूरी रात बिस्तर से साफ थे। मुझे लगा कि तुम। तभी काव्या बोलते बोलते रुकी। उसकी नजरें अब साफ हो चुकी थी। उसके वो खूबसूरत और बड़ी बड़ी झील जैसी आंखें जो अभी अभी प्यार और से अभय को देख रही थी, वो अचानक खौफ, सदमे और भयंकर डर से फटी की फटी रह गई। पानी का वो कांच का गिलास कांपते हाथों से टूट गया, फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। काव्या के गले में एक ऐसी रूह कपा देने वाली और दर्दनाक खौफ से भरी चीख निकली, जिसने उस शांत बेडरूम के सन्नाटे को पूरी तरह से चीर कर रख दिया। उसने हड़बड़ाकर चिल्लाकर कहा, अभय। काव्या का पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और ताकि वो चीख और ज्यादा तेज न हो जाए। उसकी आंखें अभय के उस नंगे, भयानक और खून से सने हुए शरीर को देख रही थी। काव्या ने देखा कि अभय का बायां कंधा पूरी तरह से लाल हो चुका है। वहां एक बहुत ही गहरा, विभत्स और खुला हुआ घाव था, जिसके अंदर का लाल मांस दिखाई दे रहा था। उसमें अभी भी एक ताजा खून टपक रहा था।
उसने देखा अभय के सीने के वो टांके जो अभी मुश्किल से भर रहे थे, वो बुरी तरह से फट चुके थे। वहां से भी खून बहकर अभय के पेट तक आ गया था। अभय का चेहरा, उसकी गर्दन, उसके हाथ, सब कुछ मिट्टी और पसीने और खून की खौफनाक धब्बों से सन गए थे। एक पल के लिए काव्या को लगा जैसे अभय अभी अभी किसी भयंकर युद्ध के मैदान से या सीधे मौत के जबड़े से वापस लौटा है। काव्या पागलों की तरह भागकर अभय के पास आई। उसने घबरा कर कहा, हे भगवान अभय, ये क्या है, ये खून। उसने कांपते हुए ठंडे और नाजुक हाथों को हवा में अभय के उस सीने और कंधे के पास ले जाकर रोक लिया। वो उसे छूने से डर रही थी, कहीं उसके छूने से ही अभय को और ज्यादा दर्द ना हो जाए। काव्या की आंखों से आंसुओं का एक भयानक सैलाब फूट पड़ा। काव्या ने रोकर बिलखते हुए अभय के चेहरे को देखने लगी। उसने सिसक कर कहा, ये तुम्हें क्या हुआ है अभय? ये इतना गहरा घाव, ये खून। तुम तो फार्म हाउस के अंदर थे, तुम तो कहीं बाहर नहीं गए थे। फिर तुम्हारी ये हालात किसने तुम्हें मारा? काव्या का वो डर, वो पैनिक अब अपनी हदें पार कर रहा था। उसकी सांसें बड़ी तेज चलने लगी थी, उसका ब्लड प्रेशर अचानक से शूट करने लगा था। तभी डॉक्टर श्रुति की वो चेतावनी, इन्हें कोई शौक या स्ट्रेस नहीं लगना चाहिए, अभय के दिमाग में एक भयंकर सायरन की तरह बज उठी। अगर काव्या को पता चल जाता कि ये घाव कनाडाई माफिया की रानी ने एक खंजर से किए हैं, अगर काव्या को पता चल जाता कि उसके इसी फार्म हाउस के लॉन में रात भर 15 कमांडोज की हड्डियां टूटी और कत्लेआम हुआ, तो काव्या के दिमाग की नसें उस खौफ से फट जाती। वो अपने और अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर एक इस भयंकर खौफ में चली जाती कि उसका मिसकैरेज होना तय था। अभय का वो माफिया वाला और पिता वाला वो फिक्रमंद दिल एक ही सेकंड में एक्टिव हो गया। उसे किसी भी कीमत पर काव्या के इस खौफ को शांत करना था। उसे काव्या के दिमाग से इस हमले और दुश्मन के डर को तुरंत निकालना था। अभय ने अपने चेहरे पे उस दर्द को पूरी तरह से गायब कर दिया। उसने अपने होठों पर एक बहुत ही हल्की, रिलैक्स्ड और अरे कुछ नहीं हुआ वाली एक आम और प्यारी मुस्कान के साथ कहा, अरे अरे काव्या मेरी जान, रिलैक्स, शांत हो जाओ। ये कहकर अभय ने बहुत ही नरमी से काव्या के उन कांपते हुए हाथों को अपने सुरक्षित हाथों में थाम लिया। अभय की आवाज कोई कंपन, कोई दर्द, कोई खौफ नहीं। उसकी आवाज इतनी ज्यादा सहज, शांत और जैसे कोई घाव नहीं, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी खरोंच लगी हो। अभय ने बहुत ही प्यार से काव्या की आंखों में देखकर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे परफेक्शन वाला झूठ बहाना बनाकर कहा, तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? कुछ नहीं हुआ मुझे, कोई हमला नहीं हुआ है। लेकिन आगे से काव्या ने घबराहट के मारे चिल्लाकर कहा, कुछ नहीं हुआ है? तुम्हारे कंधे का मांस बाहर आ रहा है अभय, तुम्हारे सीने के टाके फट गए, पूरा शरीर खून से लथपथ, और तुम कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। सच बताओ अभय, यहाँ कोई घुस आया था क्या? क्या उन सिंघानिया के आदमियों ने या किसी और ने तुम पर हमला किया? ये कहकर काव्या लगभग चीखते हुए रो रही थी। काव्या का वो डर अभी भी चरम पर था। तभी आगे से अभय ने बहुत ही प्यारी और छोटी हंसी हंसकर काव्या के गालों पर आंसू पहुंचे और कहा, पागल हो गई तुम काव्या? हमले फार्म हाउस के अंदर? यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता मेरी जान। तुम बेवजह अंडरवर्ल्ड की फिल्मों की कहानियां बना रही हो। ये कहते हुए अभय ने बहुत ही गहरी सांस ली। दर्द को पीते हुए उसने उस झूठी इमारत को बड़ा ही खूबसूरती से खड़ा किया। अभय ने थोड़ा और गिल्टी और झेंप कर अंदाज में कहना शुरू किया, असल में काव्या, मैं रात को सो नहीं पा रहा था। मुझे तुम्हारी और मेरे इस आने वाले बच्चे की खुशी हो रही थी। मैं लॉन में ऐसे ही वॉक करने चला गया। सुबह जब मैं वापस आ रहा था, तो जो हवेली के बाहर वाली मेन सीढ़ियां है ना, उन पर शायद रात की ओस की वजह से काफी फिसलन हो गई थी। लेकिन अगर अभय ने बहुत ही मासूमियत से काव्या की आंखों में देखा और अपनी कहानी को बुनकर आगे कहा, मेरा ध्यान कहीं और था और मेरा पैर उस सीढ़ियों पर बुरी तरह से फिसल गया। मैं खुद को संभाल नहीं पाया, मैं सीधे सीढ़ियों से नीचे आ गया। उसके बाद से काव्या ने धीरे से दोहरा कर कहा, फिसल गए? काव्या की आंखों में जो हमले का खौफ था वो अब थोड़ा सा रुक गया था, लेकिन उसकी फिक्र अब भी वैसी की वैसी ही थी। वहीं अभय ने अपनी बात को जारी रखकर कहा, हाँ, और जब मैं नीचे गिरा तो सीढ़ियों के पास जो लोहे के और कांच वाली विंटेज टेबल रखी थी, मेरा बायां कंधा उस टेबल की उस नुकीली और धारदार कोर से बहुत ही भयंकर तरीके से टकरा गया। वो किनारा इतना तेज था कि उसने मेरे कंधे की चमड़ी को पूरी तरह से छील दिया। ये कहकर अभय ने
अपने सीने के फटे हुए टांकों की तरफ इशारा करके आगे कहा। और सीढ़ियों से लुढ़कने की वजह से मेरे सीने पर जो जोर पड़ा, उसकी वजह से पुराने टांके खींच गई। बस यही वजह है मैं इतना खून निकल गया। कोई हमला नहीं, कोई दुश्मन नहीं, बस तुम्हारे इस पति का एक बेवकूफाना और बचकाने से फिसलन ने सारा तमाशा खड़ा कर दिया। ये कहते हुए अभय ने एक हल्की सी और हंसी के साथ अपने माथे पर हाथ मारा, जैसे वो अपनी ही बेवकूफ़ी पर हंस रहा हो। यह झूठ इतना नेचुरल, इतना लॉजिकल और इतनी आम जिंदगी से जुड़ा हुआ था कि काव्या के दिमाग का वो माफिया वाला दुश्मन वाला खौफ एक ही झटके में हवा हो गया। काव्या ने सिसक कर कहा, तुम सच कह रहे हो ना अभय? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? आगे से अभय ने काव्या के माथे को चूम कर कहा, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा मेरी जान। मैंने कहा ना, यह सिर्फ एक एक्सीडेंटल फॉल था। मुझे दर्द से ज्यादा इस बात पर शर्मिंदा हो रहा है कि मैं सीढ़ियों से कैसे गिर सकता हूँ। इसलिए मैं चुपचाप कमरे में आ रहा था ताकि तुम्हें पता न चले। उसके बाद सुनकर काव्या की सांसें अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। जो पैनिक अटैक उसे आने वाला था, अभय के इस मीठे और सुरक्षात्मक झूठ ने रोक दिया था। काव्या का वो अब डर एक पत्नी की बेइंतहा फिक्र, डांट और प्यार में बदल गया। काव्या ने रोते हुए अभय के सीने पर बहुत ही हल्के से अपने दोनों हाथ रखकर कहा, तुम पागल हो अभय, तुम बिल्कुल पागल हो। क्या तुम्हें ध्यान नहीं रखना चाहिए था? अगर तुम्हारे सिर में चोट लग जाती तो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा और इस बच्चे का क्या होता? ये कहते हुए काव्या फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इस बार रोना स्ट्रेस का नहीं बल्कि वो प्यार और फिक्र का रोना था, जो एक पत्नी अपने घायल पति को देखकर रोती है। ये देखकर अभय ने एक बहुत ही सुकून भरी सांस ली। उसका सीना दर्द से फट रहा था, लेकिन काव्या को सुरक्षित देखकर उसे इस दुनिया का सबसे बड़ा सुकून मिल रहा था। अभय ने अपनी उस बातों ही बाहों में नजाकत में भरकर उससे कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ काव्या, जब तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद सुनकर काव्य तुरंत अपने आंसू पहुंचे। उसके अंदर की वो केयरिंग पत्नी अब पूरी तरह से एक्टिव हो गई। काव्या ने अभय को बहुत ही प्यार से सख्ती से बेड किनारे बैठाने का हुक्म दिया और कहा, तुम यहीं बैठो, हिलना मत। मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। इतना खून बह रहा है, तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। उसकी ये बात सुनकर आगे से अभय ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हाथ लग जाएंगे तो ये घाव अपने आप भर जाएगा। तभी काव्या दौड़कर वॉशरूम के कैबिनेट से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर लाई। वो अभय के बिल्कुल सामने आ गई। उसने एंटीसेप्टिक लिक्विड का कॉटन पर डाला और काव्या के हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने बहुत ही नजाकत से अपने आंसुओं को रोका और अभय के उस खौफनाक और गहरे घाव को साफ करना शुरू किया। तभी अभय ने दर्द को महसूस करने का नाटक किया और उसने हल्की सी सिसकी ली, जबकि उसे इस एंटीसेप्टिक की जलन से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस काव्या को यकीन दिलाना चाहता था कि वो एक आम इंसान है जो सीढ़ियों से गिरकर चोटिल हुआ है। वहीं काव्या की आंखों में आंसू टपक कर अभय के सीने पर गिरे। उसने धीरे से कहा, सॉरी सॉरी मेरी जान, दर्द हो रहा है ना? ये कहते वो बड़ी ही फूंक मार मार कर अभय के घाव को साफ कर रही थी। काव्या जिस नजाकत और जिस बेइंतहा मोहब्बत के साथ अभय के घावों पर मरहम लगा रही थी, उसे देखकर अभय का दिल भर आया। अभय ने काव्या के उस रोते हुए फिक्रमंद चेहरे को निहार कर मन ही मन एक खामोश इकरार करके कहा, तुम मेरी इबादत हो काव्या। तुम्हारे इस मासूम दुनिया को, तुम्हारे इस प्यार को बचाने के लिए मैं ऐसे हजार झूठ बोलने को तैयार हूँ। मैं अपने शरीर पर 1000 खंजर खाने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे सामने हमेशा वो सीधा साधा अभय बनकर रहूंगा, जो सीढ़ियों से गिर जाता है, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे मैं वो दरिंदा बनूंगा जो तुम्हारी तरफ उठने वाली हर आंख को नोच लेगा। काव्या ने अभय के कंधे पर एक बहुत ही टाइट और सुरक्षित बैंडेज बांध दी। उसने सीने के टांकों को साफ करके उन पर नई पट्टियां लगा दी। काव्या ने एक सख्त बॉस की तरह अभय को ऑर्डर देकर कहा, अब तुम पूरा दिन इसी बिस्तर से नीचे नहीं उतरोगे, तुम आराम करोगे। मैं अभी तुम्हारे लिए सूप भिजवाती हूँ। आगे से अभय ने मुस्कुराकर काव्या का हाथ चूम कर कहा, जैसा मेरी रानी हुक्म करे। कमरे का वो खौफनाक माहौल अब पूरी तरह से रोमांटिक और सुकून भरे प्यार के सरोबार स्वर्ग में बदल गया। काव्या का वो शक पहले ही मिट चुका था और वो अब हमले वाला खौफ भी अभय के उस झूठ ने खत्म कर दिया था। काव्या अब पूरी तरह से खुश, सुरक्षित और बेफिक्र महसूस कर रही थी। लेकिन इस बंद कमरे की चारदीवारी के बाहर, रायचंद एम्पायर के उस अभेद्य किले के साय में, सिकंदर और उसकी खूंखार अंडरवर्ल्ड की फौज उस कनाडाई स्नेपर को
ढूंढने के लिए पूरे शहर की ईंट से ईंट बजाने के लिए निकल चुकी थी। जमीन के 100 फुट नीचे उस अंधेरे और बदबूदार ब्लैक होल में कनाडाई माफिया की वो रानी ओलिविया कोपेटो अपने पिंजरे में लटकी हुई थी, अपने टूटी हुई पसली और खून से सने चेहरे के साथ अपनी मौत की भीख मांग रही थी। दिल्ली की उस सर्द और धुंध भरी सुबह ने अभी अभी ठीक से अपनी आंखें नहीं खोली थी। शहर के बाहरी इलाकों में इंडस्ट्रियल एरिया के उस वीरान खौफनाक हिस्से में एक पुरानी और बंद पड़ी केमिकल फैक्ट्री का ढांचा किसी विशालकाय कंकाल की तरह खड़ा था। इस फैक्ट्री को सालों पहले कोई कोर्ट केस के चलते सील कर दिया गया था। आम दुनिया और पुलिस की नज़रों में यह सिर्फ एक खंडर था, लेकिन कनाडाई माफिया के लिए इंडिया में उनका यह सबसे सुरक्षित और खुफिया सेफ हाउस था। इसी फैक्ट्री के जमीन के नीचे बने सीक्रेट बेसमेंट में, जहां हवा में भी अपनी जंग लगे लोहे और पुराने केमिकल्स की बदबू तैर रही थी, अमेलिया कोपेटो एक लोहे की कुर्सी पर बैठी थी। उसके सामने एक खुरदरी सी टेबल पर उसकी वो जानलेवा स्नाइपर राइफल खुली हुई पड़ी थी। अमेलिया बड़ी ही खामोशी से, बिना किसी हड़बड़ी के साथ अपनी राइफल के एक एक पुर्जे को साफ कर रही थी। लेकिन उसके इस खामोशी के पीछे एक ऐसा भयंकर और भयानक ज्वालामुखी उबल रहा था जो फटने के लिए बेकरार था। अमेलिया के वो ठंडी और नीली आंखें अब लाल हो चुकी थी। रात के उस मंजर ने, जब उसने अपने स्कोप से अपनी भाभी ओलिविया को अभय रायचंद के हाथों जानवरों की तरह पीटते और उस ब्लैक होल में घसीटते हुए देखा था, अमेलिया के अंदर के उस कनाडाई गुरूर को मिट्टी में मिला दिया था। अमेलिया ने राइफल की नली को अपने एक कपड़े से पोंछकर अपने दांत पीस कर सोचा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अभय रायचंद। तुमने सोचा कि तुम ओलिविया को जिंदा दफना कर इस जंग को जीत लोगे। तुमने अपनी ताकत दिखाई है। अब मैं तुम्हें कनाडाई सिंडिकेट का वो खौफ दिखाऊंगी जो तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से अलग कर देगा। अमेलिया जानती थी कि अब वो अकेली रायचंद एम्पायर के उस कमांडो फोर्स और सिकंदर के बिछाए जाल का सामना नहीं कर सकती। अनाया सिंह वाले एग्जीक्यूटिव मैनेजर की पहचान अब उसके हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। मल्होत्रा इंडस्ट्री के सर्वर्स हैक करने का उसका वो प्लान बी भी अभय के उस हनीपोर्ट की वजह से पूरी तरह फेल हो चुका था। उसके सारे राइवल्स गिरफ्तार हो चुके थे। अमेलिया ने अपनी राइफल को अपनी असेंबल किया और उसे केस में बंद कर लिया। उसने अपना वो एनक्रिप्टेड डार्क वेब वाला सैटेलाइट फोन निकाला। अभय अमेलिया ने एक ऐसा कोड डायल किया जो सीधा कनाडा के टोरंटो शहर के एक बहुत ही खुफिया अंडरवर्ल्ड नेटवर्क में जाकर जुड़ता था। यह कोई आम गुंडों का नेटवर्क नहीं था। यह कनाडा माफिया का सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार और अमानवीय एलीट डेथ स्क्वाड थी, जिसे अंडरवर्ल्ड में द घोस्ट के नाम से जाना जाता था। फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही भारी सर्द मशीनी आवाज आई, हेलो। तभी इधर से अमेलिया ने ऑर्डर देकर कहा, मैं अमेलिया कुपैटो बोल रही हूँ। मार्टिन कुपैटो का खून इंडिया की मिट्टी में बह चुका है और अब हमारी डेंजरस वीडियो को अभय रायचंद नाम के एक दरिंदे ने अपनी पताल में कैद कर लिया। मुझे तुम सबकी जरूरत है, अभी इसी वक्त। अमेलिया की आवाज में एक लीडर का रोब था। उसकी ये बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स का सन्नाटा रहा। तभी उस खुरदरी आवाज ने पूछा, कितने आदमी की जरूरत है? तभी अमेलिया ने अपनी आंखें सिकोड़ कर कहा, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वो घोस्ट चाहिए जो परछाई की तरह चलते हो, जो किसी रडार में ना आए। अभय रायचंद की आर्मी बहुत बड़ी और हाई टेक है। अगर हम सीधे सामने से गए तो वो हमें भून देंगे। मुझे वो लोग चाहिए जो शिकार को उसके ही घर में घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर दे। इंडिया के लिए तुरंत निकालो। स्मगलिंग रूट्स का इस्तेमाल करना, कोई भी सीधे एयरपोर्ट से नहीं आएगा। आगे से उधर वाले इंसान ने जवाब देकर कहा, 48 घंटे अमेलिया, हम वहां होंगे। और फोन कट गया। अमेलिया ने फोन को मेज पर रख दिया। उसके होठों पर एक बहुत ही शैतानी मुस्कान आ गई। तभी अमेलिया ने एक खौफनाक कसम खाकर दीवार की तरफ देखकर कहा, तुमने अपना किला बहुत मजबूत बनाया अभिराचन, लेकिन मेरा निशाना तुम हो ही नहीं। जिससे तुम्हारा दिल धड़कता है काव्या मल्होत्रा, मेरा निशाना वो है। मैं तुम्हारे उस प्रेग्नेंट पत्नी का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और जानलेवा नर्क दिखाऊंगी कि खुद अपनी सांसों से नफरत करेगी। और जब काव्या टूटेगी, तब तुम्हारा वो छोटा मालिक वाला गुरूर खुद ब खुद चकनाचूर हो जाएगा। इसके 2 दिन बाद उस वीरान केमिकल फैक्ट्री के बेसमेंट में रात के अंधेरे में 5 काली और बिना नंबर प्लेट की काली एसयूवी गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ियों से 8 लोग बाहर निकले। ये कोई आम गुंडे या शूटर नहीं थे। ये कनाडा माफिया के घोस्ट थे जो कभी दुनिया की सबसे खतरनाक
स्पेशल फोर्सेज का हिस्सा रह चुके थे और अब पैसों के लिए अंडरवर्ल्ड के कत्ले आम के लिए जाने जाते थे। इनके चेहरों पर खामोशी थी। इनकी चाल में एक ऐसा सधा हुआ अनुशासन था जो किसी खूंखार भेड़िए में होता है। अमेलिया बेसमेंट के हॉल में खड़ी थी। उसके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी जिस पर काव्या मल्होत्रा और अभय रायचंद के उस फार्म हाउस का एक बहुत ही धुंधला और दूर से लिया गया सैटेलाइट मैप नजर आ रहा था। अमेलिया ने अपने आदमियों को देखकर एक बहुत ही ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वेलकम टू इंडिया। टीम का लीडर, एक लंबा चौड़ा और चेहरे पर एक बड़े से कट के निशान वाला शख्स जिसका नाम विक्टर था, वो सामने आया। विक्टर ने अपनी भारी आवाज में पूछा, प्लान क्या है अमेलिया? क्या हमें उस फार्म हाउस पर सीधा हमला करना है? हमारे पास लॉकेट लॉन्चर्स हैं और C4 एक्सप्लोजिव मौजूद है। लेकिन तभी आगे से अमेलिया ने झटके से मना करके कहा, नहीं, फार्म हाउस पर हमला करना आत्महत्या होगी। अभय रायचंद ने उस जगह को ऐसे एक किले में बदला है जहां परिंदा भी उसकी इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता। उसके पास हंटर टीम नाम की एक बहुत बड़ी कमांडो फोर्स है। उनका लीडर सिकंदर एक पागल शिकारी है। अगर हमने एक भी गोली चलाई तो हम सब मारे जाएंगे। मैं ओलिविया को उस तहखाने से कभी बाहर नहीं निकाल पाऊंगी। उसकी बात सुनकर आगे से विक्टर ने अपनी भौहें सिकोड़ कर कहा, तो फिर हम रायचंद को कैसे तोड़ेंगे? तभी अमेलिया ने स्क्रीन पर काव्या मल्होत्रा की एक तस्वीर फ्लैश की। तस्वीर में काव्या बड़ी ही खूबसूरत और शांत और प्रेगनेंसी के उस ग्लो के साथ नजर आ रही थी। अमेलिया ने काव्या की तस्वीर पर अपनी उंगली रखकर कहा, यह है हमारी चाबी, काव्या मल्होत्रा रायचंद, अभय की पत्नी और उसके बच्चे की माँ। अभय रायचंद की दुनिया इसी औरत से शुरू होकर इसी पर खत्म होती है। वो अपनी पत्नी को किसी भी तरह से स्ट्रेस और खौफ से बचा कर रखना चाहता है। हमें अभय पर वार नहीं करना, हमें काव्या पर वार करना है। तभी दूसरे घोस्ट कमांडो ने पूछा, हम उसे किडनैप करेंगे? उसकी बात के जवाब में अमेरिया ने उस मास्टरमाइंड साजिश का खुलासा करके कहा, किडनैप करना मुमकिन नहीं है। वो हमेशा अभय की परछाई के साथ चलती है। हम उसके दिमाग से खेलेंगे। हम काव्या के इर्द गिर्द एक ऐसा अदृश्य खौफ पैदा करेंगे, उसका जीना मुहाल हो जाएगा। हम उसे एहसास दिलाएंगे कि अपने ही उस महफूज किले में सुरक्षित रहें। हम कोई गोली नहीं चलाएंगे, कोई बम नहीं फोड़ेंगे, लेकिन हम उसकी हरकत, हर एक सांस पर नजर रखेंगे। हम उसे महसूस कराएंगे कि मौत उसे घूर रही है। यह कहते हुए अमेलिया की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, विक्टर, अपने आदमियों को पूरे शहर में फैला दो। मुझे काव्या मल्होत्रा की हर एक मूवमेंट की खबर चाहिए। वो कब उठती है, कब बालकनी में आती है, कब अस्पताल जाती है और सब कुछ। और अभय रायचंद के उस कमांडो को हम शहर की सड़कों पर गोल गोल घुमाएंगे ताकि उसका ध्यान हम तक ना पहुंच जाए। हमें सिर्फ सही मौके का इंतजार करना है, एक ऐसा मौका जब काव्या अकेली हो और उस पल में हमें अपना दांव चलेंगे जो अभय रायचंद को घुटनों पर ला देगा। कनाई माफिया के उन घोस्ट और अपने अपने चेहरे वाले काले नकाबों से ढके हुए और अपने हथियार और हाईटेक सर्विलांस गैजेट के साथ रात के अंधेरे में मुंबई और दिल्ली के उस विशाल जंगल में गायब हो गए। काव्या को फंसाने के लिए एक ऐसा नया और खामोश जाल बुना जा रहा था जिसकी कोई आवाज नहीं थी, जिसका फंदा सीधा उसकी सांसों का गला घोटने वाला था। उसने कुछ दिनों तक रायचंद फार्म हाउस का माहौल बड़ा ही शांत और सुकून भरा रहा। काव्या ने ऑफिस जाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। डॉक्टर श्रुति की सख्त हिदायत थी। आसपास और प्यार भरे सुरक्षा कवच ने उस कॉरपोरेट दुनिया के स्ट्रेस को दूर कर दिया था। काव्या अब फार्म हाउस के विशाल लॉन में टहलती, किताबें पढ़ती, अपनी ग्लैमरस नीलम मोम के साथ अपने आने वाले बच्चे के लिए सपने बुनती। उसे उस आलिया शर्मा के बारे में इतना ही पता कि एक कॉरपोरेट जासूस थी जिसे अभय की लीगल टीम ने पुलिस के हवाले कर दिया, और एक सफेद झूठ जो था। काव्या के दिमाग में वो सारा शक और डिप्रेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन काव्या को इस बात का रत्ती भर भी एहसास नहीं था कि जब वो सुबह फार्म हाउस की बालकनी में खड़ी होकर ताजी हवा ले रही थी तो उससे कई किलोमीटर दूर एक सुनसान पहाड़ी पर खड़ा विक्टर अपनी हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोपिक दूरबीन से उसकी हरकत को स्कैन कर रहा था। कनाडाई घोस्ट ने फार्म हाउस के आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे में अपने बहुत छोटे बर्ड शेप्ड माइक्रो ड्रोन्स उड़ा दिए थे। ये ड्रोन सिकंदर के रडार में नहीं आते थे। इनका सिग्नेचर बिल्कुल किसी पक्षी के जैसा था। विक्टर ने अपने वायरलेस कम्युनिकेटर पर रिपोर्ट देकर कहा, अमेलिया, टारगेट्स अभी लोन में हैं।
उसके चेहरे पर एक सुकून है। अभय रायचंद उसके साथ नहीं है, वो शायद अंदर कमांड सेंटर में है। सिकंदर की टीम मेन गेट और चारों दीवारों पर मुस्तैद है। सिक्योरिटी बहुत टाइट है। वहीं उसकी बात सुनकर आगे से अमेलिया, जो उस केमिकल फैक्ट्री में बैठी थी, उसने एक खौफनाक हंसी हंस कर कहा, उसे सुकून में रहने दो विक्टर। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा सुकून में होता है तो खौफ एक हंसते हुए और उसे हल्का सा झटका उसकी जान लेने के लिए काफी होता है। हम अभी कोई हरकत नहीं करेंगे, उसे देखने दो, उसे अपनी आदतों का गुलाम बनने दो। हमें बस उस एक पल का इंतजार करना है जब वो अभय रायचंद के उस सुरक्षा कवच से 1 इंच भी बाहर निकलेगी। कनाडाई माफिया ने अपना जाल बहुत ही खामोशी से बिछा दिया था। वो कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, वो जानते थे कि उनका दुश्मन बहुत ताकतवर है, इसलिए वो दीमक की तरह खामोशी से उस महल के जड़ें खोखली कर रहे थे। तभी दूसरी तरफ राजन एम्पायर के उस पताल में बसे कमांड सेंटर में माहौल किसी उबलते हुए ज्वालामुखी जैसा था। सिकंदर अंडरवर्ल्ड का वो खूंखार शिकारी, जिसकी सिर्फ एक दहाड़ से बड़े बड़े सिंडिकेट्स कांप उठते थे, आज वो पागलों की तरह अपने ही बाल नोच रहा था। सिकंदर की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। पिछले 4 दिन से उसने अपनी हंटर टीम और अपने हजारों खबरी पूरे शहर में दौड़ा रखे थे। सिकंदर ने चिल्लाकर कहा, क्या मतलब है कि कोई सुराग नहीं मिला? सिकंदर ने कमांड सेंटर के उस विशाल मेज पर अपना मुक्का इतनी जोर से मारा कि मेज का शीशा चटक गया। तभी पाशा ने अपनी थकी हुई आवाज में कहा, भाई हमने हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, हर जगह कोना कोना छान मारा। हमने एयरपोर्ट्स के सारे सीसीटीवी खंगाल लिए। हमने फर्जी एयरपोर्ट्स पासपोर्ट्स बनाने वाले को उल्टा लटका लटका कर मार मार कर पूछा। हमने डार्क वेब के सारे फॉर्म्स हैक कर लिए, लेकिन उस अनायत सिंह मतलब अमेलिया के नामो निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा है उस औरत को जैसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। उसकी ये बात सुनकर आगे से सिकंदर ने दहाड़ कर कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई भूत नहीं है। वो कनाडाई माफिया की स्नाइपर है, वो इंडिया में ही है। वो हमारे इर्द गिर्द कहीं छुप कर बैठी है। उसने हमारी रानी को मारने की प्लानिंग की। अगर छोटे मालिक ने मुझसे पूछा कि प्रोग्रेस क्या है तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? सिकंदर का यह गुस्सा उसकी भयंकर बेबसी का नतीजा था, जो एक वफादार सिपाही अपने मालिक की सुरक्षा न कर पाने पर महसूस करता था। तभी चीफ हैकर रॉबिन ने डर कर कहा, सिकंदर भाई, अमेलिया कुपैटो कोई आम क्रिमिनल नहीं। वो घोस्ट ऑपरेशन में माहिर है। वो डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल नहीं कर रही। अपने सारे फोन लैपटॉप बंद कर दिए हैं। जब वो खुद कोई गलती नहीं करती, कोई सिग्नल नहीं बाहर नहीं भेजती, तो उसे ट्रेस करना एक अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को ढूंढने जैसा है। उसकी ये बात सुनकर आगे से सिकंदर ने चीख कर कहा, तो फिर उस बिल्ली को बाहर निकालो। शहर के जितने भी कनाडाई टूरिस्ट एक्सपेक्ट्स हैं, सबको ट्रैक करो। कोई तो होगा जो उन्हें फंडिंग दे रहा हो। कोई तो होगा जो उन्हें सेफ हाउस दे रहा होगा। मुझे उडायन हर एक कीमत पर जिंदा और मुर्दा चाहिए। सिकंदर ने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क लगा दिया। उसने शहर के उन सभी अवैध हथियार डीलर्स के ठिकानों पर रेड मारी, जहां से स्नाइपर राइफल्स की गोलियां खरीदी जा सकती थी। उसने सीलमपुर और वसेपुर की उन संकरी गलियों में छुपने वाले क्रिमिनल्स के जबड़े तोड़ दिए, लेकिन किसी के पास अमेलिया कोपैटो की कोई खबर नहीं थी। अमेलिया और उसका घोस्ट स्क्वाड पूरी तरह से एक परछाई बन चुके थे। वो अभय रायचंद के उस हंटर नेटवर्क को चकमा दे रहे थे, क्योंकि वो कोई आम गुंडे नहीं बल्कि मिलिट्री ग्रेड कमांडोज थे। उसी वक्त कमांड सेंटर का वो भारी ऑटोमेटिक दरवाजा खुला। अभय रायचंद अंदर दाखिल हुआ। अभय के चेहरे पर आज कोई गुस्सा या कोई खौफ या माफिया डॉन वाला भाव नहीं था। वो बड़ा ही शांत और उसने एक कैजुअल सी टी शर्ट और जींस पहनी थी। उसके सीने और कंधे के वो घाव जो ओलिविया ने दिए थे, वो अब काफी हद तक भर चुके थे, क्योंकि काव्या पूरा दिन उसकी पट्टी करती थी और अभय का पूरा ख्याल रखती थी। वहीं अभय के इस शांत रूप को देखकर सिकंदर का सिर शर्म और बेबसी से झुक गया। सिकंदर ने अपने हथियार नीचे करके बहुत ही टूटी आवाज में कहा, छोटे मालिक, मुझे सजा दे दीजिए मालिक। मैं उस डायन को ढूंढने में नाकाम रहा हूँ। मेरी पूरी हंटर टीम, मेरे सारे हैकर्स फेल हो चुके हैं। वो औरत कोई भी सुराग नहीं छोड़ रही। मुझे डर है मालिक। मुझे बड़ा डर लग रहा है कि कहीं वो हमारी खामोशी का फायदा उठाकर काव्या मैडम पर कोई जानलेवा हमला ना कर दे। उसकी ये बात सुनते ही अभय ने
अपनी ब्लैक लेदर की कुर्सी पर आराम से बैठा और उसने सिकंदर की उस घबराहट और उस खौफ को बहुत ही ध्यान से देखा। अभय ने सिकंदर पर कोई गुस्सा नहीं किया, कोई मुक्का नहीं मारा, बल्कि अभय के होठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म, समझदारी से भरी और एक मास्टरमाइंड वाली ठंडी मुस्कान आ गई। अभय ने बहुत धीमी और सर्द आवाज में कहा, तुम एक शिकारी हो सिकंदर, और एक शिकारी की सबसे बड़ी कमजोरी तब बाहर आती है जब वो अपने शिकार को ढूंढने के लिए पागलों की तरह जंगल में भागने लगता है। तुम्हारे इस भाग दौड़, तुम्हारी इस हड़बड़ी को वो अमेलिया बहुत दूर से बैठकर देख रही है। वो तुम्हारी इसी हड़बड़ी पर हंस रही होगी। उसकी ये बात सुनकर सिकंदर हैरान रह गया और उसने चौंक कर कहा, मालिक। तभी अभय ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उस दुश्मन की साइकोलॉजी को डिकोड करके कहा, अमेलिया एक स्नाइपर है सिकंदर, और स्नाइपर कभी भी भागकर शिकार नहीं करता। वो बस एक जगह पर छुप कर बैठता है और अपने शिकार के बाहर आने और उससे कोई गलती करने का इंतजार करता है। तुमने उसे पूरे शहर में ढूंढ लिया, अपनी एनर्जी वेस्ट कर ली, वो शहर में है ही नहीं। उसकी बात सुनकर पाशा ने कंफ्यूज होकर पूछा, तो फिर वो कहाँ है मालिक? अभय ने स्क्रीन पर फार्म हाउस की लाइव मैप दिखाकर कहा, वो हमारे इर्द गिर्द है, वो हमें देख रही है, वो काव्या को देख रही है। वो जानती है अगर उसने एक भी गोली चलाई या सीधा हमला किया तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगी, इसलिए वो हमला नहीं करेगी। उसकी यह बात सुनते ही सिकंदर ने कंफ्यूज होकर कहा, वो हमला नहीं करेगी तो फिर वो क्या करेगी? ये कहते हुए सिकंदर की उलझन बढ़ती जा रही थी। वहीं अभय का चेहरा अब एक खौफनाक और प्रलयंकारी रूप लेने लगा। अभय ने एक एक लफ्ज को बहुत ही वजन के साथ कहा, वो काव्या को डराएगी, वो काव्या के इर्द गिर्द एक ऐसा साइकोलॉजिकल खौफ पैदा करने की कोशिश करेगी। अमेलिया जानती है कि काव्या प्रेग्नेंट है। वो जानती है कि दिमाग उसका बड़ा नाजुक है, जिससे काव्या का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। वो उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश करेगी। ये कहकर अभय अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर आगे कहा, और मैं उसे ऐसा करने से नहीं दूंगा। सिकंदर, अपनी इस पागलों वाली खोज को तुरंत बंद करो। अपने सारे आदमियों को शहर से वापस बुलाओ। अमेलिया को लगने दो कि हमने हार मान ली, उसे लगने दो कि हम बेबस हो गए हैं। उसकी ये बात सुनकर सिकंदर ने घबरा कर कहा, लेकिन मालिक, अगर हमने उसे खुली छूट दे दी? तभी अभय ने अपनी उस खौफनाक रणनीति का आखिरी पन्ना खोलकर कहा, छूट नहीं सिकंदर, हम उसे एक लालच देंगे। वो काव्या को इस फार्म हाउस के सुरक्षित घेरे से बाहर निकालना चाहती है ना, तो हम काव्या को बाहर निकालेंगे, लेकिन हमारी शर्तों पर। हम उस अमेलिया को अपने घर के बिछाए जाल में खुद चलकर आने के लिए मजबूर कर देंगे। जिस दिन वो अमेलिया मेरे जाल में फंसी, उस दिन मैं उस कनाडाई सिंडिकेट के घोस्ट को असली भूत बनकर हवा में मार दूंगा। अभय का वो आदेश पत्थर की लकीर था। सिकंदर ने तुरंत अपने सारे सर्च ऑपरेशन रद्द कर दिए। अब खेल बिल्ली और चूहे का नहीं, बल्कि दो खूंखार शिकारियों का हो चुका था, जो एक दूसरे के अगले कदम का इंतजार कर रहे थे। कमांड सेंटर के उस खौफनाक और दिमागी युद्ध से बाहर निकलकर अभय जब वापस फार्म हाउस के ऊपरी हिस्से में आया तो माहौल बड़ा गर्म था। यहाँ कोई माफिया नहीं, कोई खौफ नहीं, यहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार था। अब क्या करेगी अमेलिया कुपैटो? क्या अमेलिया समझ पाएगी अभय की इस रणनीति को? क्या होगा आगे की कहानी में? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई पति के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए।